तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सबसे पहले वर्ड के बारे में तो हमारा पहला वर्ड आता है फिस्कल। दोस्तों फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय या फिर राजकोषीय, यानी कि फिस्कल का मतलब होता है पैसे, बजट, टैक्सेशन और गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड कोई चीज़। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में फिस्कल का मतलब होता है पैसों और बजट से रिलेटेड। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के पैसे और टैक्स मैनेज करने वाली पॉलिसी। या फिर हम कहेंगे फिस्कल ईयर स्टार्ट्स इन अप्रैल, मतलब कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। यानी कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है। या फिर हम कहेंगे फिस्कल डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, मतलब कि देश को अपने खर्च और इनकम को कंट्रोल करने में, मतलब कि कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि एक फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो मतलब कि कंट्रोल कंट्री में होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको समझना है। ओवरऑल मीनिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल मैटर्स, स्पेशली गवर्नमेंट के बजट और टैक्सेस से रिलेटेड, तो उसे हम कहेंगे फिस्कल। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है फाइनेंशियल, बजटरी या फिर इकोनॉमिक। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फाइनेंशियल। दोस्तों फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, यानी कि पैसों से रिलेटेड। बजटरी का मतलब होता है, बजटरी का सिंपल मतलब होता है बजट से जुड़ा हुआ या फिर पैसे के हिसाब किताब से रिलेटेड। यानी कि जब भी कोई कंपनी, कोई सरकार या फिर परिवार अपने आने वाले खर्चे, यानी कि अपने आने वाले एक्सपेंसेस और कमाई, इनकम का जो प्लान बनाती है या फिर उस प्लान से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी चीज़ को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं तो बजटरी शब्द का यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बजटरी एक एग्जेक्टिव है जो कि किसी चीज़ की खूबी बताता है कि वो बजट से जुड़ी है, जैसे कि बजटरी रूल्स हो सकते हैं, बजटरी सपोर्ट हो सकता है। तो उस तरीके से हम जो है वो बजटरी समझ सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, यानी फिर से जो है वो मतलब कि ये शब्द है जो पैसों से जुड़ा है। तो ये सारे हमारे क्या है तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है नॉन फाइनेंशियल, अनप्रॉफिटेबल या फिर इंसॉल्वेंट। दोस्तों नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि जो मतलब कि पैसों से रिलेटेड नहीं है। अनप्रॉफिटेबल का मतलब होता है जिसमें से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है पैसों के मामले में स्पेशली, तो वो हो गया अनप्रॉफिटेबल। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया या फिर कंगाल, यानी कि जब कोई इंसान या फिर कोई कंपनी इतने कर्जे में डूब जाती है कि उसके पास उसे चुकाने के लिए बिल्कुल पैसा ही नहीं बचता, और अगर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी यानी कि अपने सारे एसेट्स भी बेच दे, अपने घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ भी बेच दे, तब भी वो अगर उस कर्जे को नहीं चुका सकती तो उसी हालत को हम इंसॉल्वेंट होना कहते हैं। यानी कि इंसॉल्वेंट यानी क्या होता है तो कंगाल होना। तो ये हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। जहां पर हमने सिनोनिम और फिस्कल का वर्ड क्या पढ़ा था, तो जो सारी चीज़ें मतलब कि पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो उन्हें हम चाहे वो फिस्कल, फाइनेंशियल, बजटरी या फिर इकोनॉमिक कहते हैं। और उसी के अपोजिट हमारे पास क्या है, जो चीज़ें नॉन फाइनेंशियल है यानी कि फाइनेंस से नहीं रिलेटेड है, अनप्रॉफिटेबल है, जिनमें से कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जो चीज़ें मतलब कि कंगाल या फिर इंसॉल्वेंसी को दिखाते हैं तो उन्हें हम जो है वो मतलब कि एंटोनिम में कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू फिस्कल पॉलिसीज टू इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि नई वित्तीय पॉलिसी, यानी कि पैसों से रिलेटेड या फिर जो बजट से रिलेटेड हम कह सकते हैं, या फिर जो मतलब कि जैसे हमने वित्तीय पॉलिसी पढ़ी, फिस्कल का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड या फिर बजट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, देश की इकोनॉमी से यानी कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिस्कल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की ताकि जो कंट्री की जो इकोनॉमिक है, आर्थिक स्थिति है, वो थोड़ी सुधारी जा सके, उसे जो है वो मतलब कि थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है।
तो इस तरीके से आपको समझना है कि फिजिकल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे अगले वर्ड के बारे में तो वो वर्ड है पीस मील। दोस्तों पीस मील का मतलब होता है टुकड़ों में या फिर क्रमिक रूप से। पीस मील का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा एक साथ ना करके थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में करना। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई काम स्टेप बाय स्टेप या फिर फ्रैगमेंटेड तरीके से होता है, ना कि सिर्फ एक बार में। यानी कि जब वो कोई काम जो है वो आप एक बार में पूरा नहीं करते हो, बल्कि उसे जो है वो थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े गैप के साथ या फिर थोड़े टाइम के साथ, मतलब कि रुक रुक के उसे जो है वो मतलब कि टुकड़ों में करते हो, फ्रैगमेंट्स में करते हो, तो उसे हम पीस मील कहते हैं। यानी कि पीस मील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके इन पार्ट्स कोई काम करना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड इन अ पीस मील मैनर। मतलब कि प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि जो है वो पार्ट्स में कंप्लीट हुआ, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। यानी कि आज थोड़ा काम हुआ, कल थोड़ा काम हुआ, परसों थोड़ा काम करेंगे, तो इस तरीके से काम जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ। लगातार जो है वो मतलब कि प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया गया। या फिर हमारा सेकंड एग्जाम्पल हम देखें तो वो है ही पेड द मनी पीस मिल। यानी कि उसने जो है वो मतलब कि पूरा पैसा एक साथ नहीं दिया, बल्कि टुकड़ों में पैसा दिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पैसा दिया। पीस मिल रिपेयर्स टुक अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि रिपेयर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप होने की वजह से क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि पीस मिल यानी क्या होता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है ग्रेजुअल, फ्रैगमेंटरी या फिर पार्शियल। दोस्तों सबसे पहला वर्ड हमारा आता है ग्रेजुअल। दोस्तों ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे या फिर क्रमश, यानी कि स्लोली बट श्योरली, जिसे हम कह सकते हैं। जब कोई बदलाव या फिर कोई काम जो है वो अचानक एक झटके में नहीं होता है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय में होता है, तो हम उसे ग्रेजुअल कहते हैं। इसमें कोई जल्दबाजी या फिर कोई सरप्राइज नहीं होता, सब कुछ बड़े आराम से एक लाइन से आगे बढ़ता है, तो उसे ही जो है वो ग्रेजुअल कहा जाता है। फ्रैगमेंटरी का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है। फ्रैगमेंटरी का मतलब होता है टुकड़ों में होना, बेसिकली पार्ट्स में होना, स्टेप बाय स्टेप होना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि फ्रैगमेंटरी कहेंगे। पार्शियल का मतलब होता है आधा होना, यानी कि आधा आज किया आधा कल किया, तो इस तरीके से पार्शियल यानी कि आधा, अधूरी चीज को दिखाता है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम में हमारे पास है कंप्लीट, होल या फिर कॉम्प्रहेंसिव। तो दोस्तों जैसे एंटोनिम में हम देख रहे हैं कि कंप्लीट और होल। कंप्लीट और होल का तो मतलब आपको पता होगा कि कोई चीज़ पूरी है, बिल्कुल अधूरी नहीं है, उसमें टुकड़े नहीं है, फ्रैगमेंट्स नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है, यानी कि पूरी की पूरी चीज़ हमारे सामने है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट या फिर होल कह सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव का भी यही मतलब होता है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है पूरा या फिर विस्तृत, जिसे हम कहेंगे सब कुछ शामिल कर लेने वाला, सब कुछ इंक्लूड कर लेने वाला, तो उसे हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ में उससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स, जानकारी या फिर नियम को शामिल कर लिया जाता है ताकि कुछ भी पीछे ना छूटे, तो उसे हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने एंटीनिम में कंप्लीट, होल और कॉम्प्रहेंसिव जैसे वर्ड्स पढ़े हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड इन अ पीस मिल मैनर ओवर सेवरल मंथ्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट है वो कुछ महीनों में जो है वो मतलब कि फ्रैगमेंट्स में, यानी कि टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके, स्टेप बाय स्टेप करके, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम से जो है वो कंप्लीट किया गया। यानी कि एक साथ जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि जो है वो मतलब कि थोड़े थोड़े समय में जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया था। तो इस तरीके से आपको समझना है कि पीस मिल यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके बाद हमारे अगले वर्ड की, तो वो वर्ड है वर्ब। दोस्तों वर्ब का मतलब होता है विकृत करना, टेढ़ा कर देना किसी चीज को। बेसिकली वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का शेप या फिर फॉर्म बिगड़ जाना, उसका ट्विस्ट हो जाना, या फिर बहुत ही फास्ट मूवमेंट होना उसमें, या फिर स्पेस टाइम को बेंड करना। ये जो स्पेस टाइम को बेंड करना, जो ये जो वर्ड है, ये बेसिकली साइंटिफिक वर्ड में यूज होता है। साइंटिफिक मतलब कि उस काम में यूज होता है। बेसिकली ये जो वर्ड है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिजिकल और साइंस फिक्शन दोनों मीनिंग्स में यूज होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वर्ब का मतलब होता है टेढ़ा हो जाना या फिर किसी चीज का शेप बिगड़ जाना। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द वुड वर्ब ड्यू टू हीट। मतलब कि लकड़ी जो है वो गर्मी की वजह से टेढ़ी हो गई, यानी कि बेंड हो गई। या फिर हम कहेंगे द मिरर वर्ब द रिफ्लेक्शन।
मतलब कि रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड दिख रहा था, अच्छे से दिख नहीं रहा था, यानी कि उसमें जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था, या फिर जैसे हम होते हैं उसी तरीके से एग्जैक्ट मिरर में दिख नहीं रहा था। या फिर हम कहेंगे साइंस फिक्शन टॉक अबाउट स्पेस टाइम वॉर्प, यानी कि स्पेस और टाइम को बेंड करके फास्ट ट्रैवल करना। ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारा मीनिंग जो है वो साइंस फिक्शन के हिसाब से स्पेस टाइम को बेंड करने, इस मीनिंग के अंतर्गत निकल के आता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि वॉर्प का मतलब होता है शेप का डिस्टॉर्ट हो जाना, बेंड हो जाना, ट्विस्ट हो जाना। और कभी कभी साइंस फिक्शन में स्पेस टाइम बेंडिंग के लिए भी जो वर्ड है ये यूज़ होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिस्टॉर्ट, ट्विस्ट या फिर बेंड। दोस्तों डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के रूप को या फिर उसके सच को बदल देना, बेसिकली विकृत कर देना, किसी चीज़ की असली साइज, शेप, साउंड या फिर सच्चाई को मोड़ देना या फिर बिगाड़ देना, जिससे कि वो चीज़ थोड़ी सी अजीब लगे या फिर मतलब कि गलत दिखने लगे, तो उसे हम डिस्टॉर्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको मिरर वाला जो एग्जाम्पल दिया था, आपने बहुत बार देखा होगा जो मिरर गैलरी होती है जिसमें बहुत अलग अलग शेप के जो है वो मतलब कि मिरर लगे होते हैं, उसमें हमारी जो बॉडी है वो अलग दिखती है। कभी हमारी जो है वो मतलब क्या, हमारा फेस कभी बड़ा दिखता है, हमारी लोअर बॉडी कभी बड़ी दिखती है, हमारे हाथ बड़े दिखते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारी इमेजेस को, हमारे रिफ्लेक्शन को डिस्टॉर्ट किया जाता है, यानी कि उसे थोड़ा बिगाड़ा जाता है, हमारे साइज को, हमारे शेप को बिगाड़ा जाता है। तो उससे ही जो है वो डिस्टॉर्ट करना कहते हैं। ट्विस्ट और बेंड का तो मतलब आपको पता है, ट्विस्ट या फिर बेंड का मतलब होता है मोड़ना, टेढ़ा करना बेसिकली। एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है स्ट्रेटन, करेक्ट या फिर रिस्टोर। दोस्तों स्ट्रेटन का मतलब होता है किसी चीज़ को सीधा करना, करेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना, और रिस्टोर का मतलब होता है पहले जैसा बनाना, यानी कि वापस ठीक करना किसी चीज़ को। यानी कि किसी पुरानी, खराब या फिर टूटी हुई चीज़ को ठीक करके उसको उसकी पुरानी असली हालत में वापस ले आना, उसे हम जो है वो रिस्टोर करना कहते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है एक्सेसिव हीट कैन वार्प वुडन फर्नीचर ओवर टाइम। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ज़्यादा हीट, यानी कि ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या हो सकता है कि टाइम के साथ जो है वो जो वुडन फर्नीचर है, यानी कि जो लकड़ी के मतलब कि जो भी लकड़ी का सामान है, जो भी लकड़ी की सारी चीज़ें हैं, वो बेंड हो सकती है या फिर मुड़ सकती है, या फिर उनका जो शेप है, साइज़ है, वो बिगड़ सकता है, वार्प हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फिडेलिटी। दोस्तों फिडेलिटी का मतलब होता है निष्ठा या फिर वफादारी, यानी कि फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, सच्चाई, कमिटमेंट। ओके, बेसिकली ये जो कमिटमेंट है, ये जो सच्चाई है, ये जो लॉयल्टी है, वो किसी पर्सन के प्रति हो सकती है, किसी आइडिया के प्रति हो सकती है, या फिर किसी रिलेशनशिप के प्रति भी हो सकती है। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई इंसान या फिर कोई सिस्टम अपनी कमिटमेंट को ऑनेस्टली फॉलो करता है, बिना कोई धोखा दिए या फिर बिना किसी डेविएशन के। तो उससे ही हम जो है वो फिडेलिटी कहते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी और फेथफुल रहना किसी चीज़ के साथ। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं मैरिटल फिडेलिटी इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, यानी कि मतलब रिलेशनशिप में लॉयल रहना ज़रूरी है। अगर किसी की शादी हो गई है तो मतलब उनको आपस में लॉयल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर हम कहेंगे ही शोड फिडेलिटी टू हिज प्रिंसिपल्स, मतलब कि उसने अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो किया है, अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूलों से मतलब कि कभी भी उसने जो है वो मतलब कि धोखा नहीं किया, हमेशा लॉयल्टी दिखाई है। या फिर हम कहते हैं कभी कभी कि हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो साउंड को बिल्कुल ओरिजिनल जैसा एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करे, यानी कि साउंड के साथ कोई छेड़खानी ना करे। या फिर जैसे हमने फिडेलिटी का मतलब समझा है कि लॉयल रहना, बिल्कुल सच्चा रहना, तो उसी तरीके से जो हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम है, इसमें जो है वो मतलब कि ऑडियो जो है वो मतलब कि उस डिवाइस के साथ बहुत ही लॉयल रहता है, जिससे कि वो मतलब कि जैसा ओरिजिनल साउंड है वैसा ही हमें प्रोड्यूस करके दिखाता है। तो उसे हम कहेंगे हाई फिडेलिटी ऑडियो सिस्टम। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है लॉयल्टी, फेथफुलनेस या फिर डिवोशन। दोस्तों लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, यानी कि ईमानदारी जिसे हम कह सकते हैं। फेथफुलनेस का मतलब होता है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, जो भरोसेमंद होता है, तो उसे फेथफुलनेस कहेंगे। डिवोशन का मतलब होता है एक तरीके से समर्पण, निष्ठा, भक्ति जिसे हम कह सकते हैं, गहरा प्रेम भी हम कह सकते हैं। यानी कि इंसान जब किसी
चीज़, किसी काम या फिर किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा लगाव रखता है कि वो अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी बिना किसी स्वार्थ के उसे दे देता है। तो उस भावना को, इस इमोशन को हम क्या कहेंगे? उस इमोशन को हम डिवोशन कहेंगे। जैसे कि जब आप भगवान से जुड़ते हो तो उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसमें आपका कुछ नहीं होता है, या फिर इस तरीके से हम जो है वो डिवोशन का यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से किसी चीज़ के प्रति भक्ति होना, ज़्यादा लगाव होना, ज़्यादा प्रेम होना, समर्पण होना, तो उसे ही हम कहेंगे डिवोशन। उसी तरीके से हमारे पास एंटोनी में कुछ वर्ड्स है, जैसे कि है बिट्रेयल, डिसलॉयल्टी या फिर अनफेथफुलनेस। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा देना बेसिकली, यानी कि विश्वासघात करना, विश्वास तोड़ना, तो उसे हम बिट्रेयल कहते हैं। डिसलॉयल्टी का मतलब होता है जो मतलब कि ईमानदार नहीं है, जो लॉयल नहीं है, जो वफादार नहीं है, जिसने मतलब कि लॉयल्टी के साथ खिलवाड़ किया हो तो उसे हम डिसलॉयल्टी कहेंगे। अनफेथफुलनेस का मतलब है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, जो भरोसेमंद नहीं है, तो ऐसे इंसान को, ऐसी चीज़ को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अनफेथफुलनेस कह सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सोल्जर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज फिडेलिटी टू हिज कंट्री। यानी कि जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उसे जो है वो अपने कंट्री के प्रति जो है वो वफादार रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो सराहाया गया, उसकी तारीफ़ की गई, उसे एडमायर किया गया बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फिडेलिटी यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंप्लाइन। दोस्तों कंप्लाइन का मतलब होता है रात्रि प्रार्थना या फिर रात्रिकालीन धार्मिक सेवा। यानी कि कंप्लाइन का मतलब होता है कि क्रिश्चियन मोनेस्टिक ट्रेडिशन में रात की लास्ट प्रेयर सर्विस जो दिन के एंड पर की जाती है बिफोर स्लीपिंग, ये पीसफुल और रिफ्लेक्टिव प्रेयर होती है। यानी कि कंप्लाइन का क्या मतलब होता है? रात की आखिरी प्रार्थना या फिर बेड टाइम वर्शिप जिसे हम कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर चर्चेज, मोनेस्टरीज में यूज़ होता है, जहाँ पर दिन की सबसे लास्ट प्रेयर सर्विस को हम क्या कहेंगे? कंप्लाइन कहेंगे, जिसमें लोग शांति से ग्रैटिट्यूड के साथ दिन खत्म करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताती हूँ, मॉन्क्स अटेंड कंप्लाइन एवरी नाइट। यानी कि मॉन्क्स क्या करते हैं? तो हर रात सोने से पहले लास्ट प्रेयर करते हैं, यानी कि भगवान के सामने जो है वो मतलब कि आखिरी प्रेयर जो है वो लास्ट, मतलब कि दिन के आखिरी समय में, यानी कि रात को वो प्रेयर करते हैं सोने से पहले। यानी कि ओवरऑल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कंप्लाइन का मतलब होता है डे एंड रिलीजियस प्रेयर सर्विस, स्पेशली क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, तो उसे हम कहेंगे कंप्लाइन। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नाइट प्रेयर, इवनिंग प्रेयर या फिर डिवोशन। दोस्तों नाइट प्रेयर का मतलब होता है रात्रि प्रार्थना। इवनिंग प्रेयर का भी सेम ही सेंस आता है कि जो प्रार्थना शाम में की जाती है, दिन के आखिरी छोर पे की जाती है, तो उसे हम इवनिंग प्रेयर कह सकते हैं। डिवोशन का मतलब अभी हमने पहले समझा था कि डिवोशन का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति समर्पण होना, किसी चीज़ के प्रति निष्ठा होना, किसी चीज़ के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम भावना होना, या फिर एक तरीके से जिसे हम भक्ति कह सकते हैं वो होना, जिसमें आप जो है वो किसी भी चीज़ को अपने आप को समर्पित कर देते हो बिना किसी स्वार्थ भाव के, तो वो होता है डिवोशन। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है इररिलीजन, निग्लेक्ट या फिर डिसरिगार्ड। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एंटोनिम में वर्ड आता है इररिलीजन। इररिलीजन का मतलब होता है जो धार्मिक नहीं है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम इररिलीजन कहेंगे। निग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही करना, ध्यान ना देना बेसिकली। और डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आदर ना करना, पालन ना करना, जानबूझकर नियम तोड़ना, उन्हें फॉलो ना करना, बेसिकली उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट करना, तो उसे हम कहेंगे डिसरिगार्ड। तो ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मॉन्क्स गैदर्ड इन द चैपल फॉर कंप्लाइन बिफोर गोइंग टू स्लीप। यानी कि जो मॉन्क्स है वो जो है वो मतलब कि चैपल, चैपल का मतलब होता है चर्च, चर्च में इकट्ठा हुए किस चीज़ के लिए? तो रात को जो है वो सोने से पहले जो है वो मतलब कि आखिरी प्रेयर करने के लिए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कंप्लाइन यानी क्या होता है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पेरिटी। दोस्तों एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता या फिर रूखापन। यानी कि एस्पेरिटी का मतलब होता है रफनेस या फिर हार्शनेस, स्पेशली किसी इंसान के टोन में, बिहेवियर में या फिर उसके नेचर में। ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई बात या फिर कोई रिस्पॉन्स बिल्कुल सॉफ्ट ना हो, बल्कि थोड़ा रूड हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा शार्प हो, तो उसे हम कहेंगे एस्पेरिटी। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम कह सकते हैं ही स्पोक विथ एस्पेरिटी, मतलब कि उसका जो टोन है थोड़ा बात करने का, वो जो है वो थोड़ा रूड था, थोड़ा हार्श था। या फिर हम कहेंगे देयर वॉज एस्पेरिटी इन हर वॉइस, मतलब कि उसकी आवाज़ में हार्शनेस थी, यानी कि बहुत ही कठोरता थी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एस्पेरिटी यानी क्या होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है।
अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है हार्शनेस, सेवेरिटी या फिर रफनेस। इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ही कठोरता से कोई चीज़ बोलना, बात करना, किसी चीज़ में कठोरता होना, रूखापन होना, बहुत ही मतलब कि क्रूरता होना एक तरीके से, तो उसे हम कह सकते हैं हार्शनेस, सेवेरिटी या फिर रफनेस। वही एंटोनी में हमारे पास है जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, माइल्डनेस, यानी कि जब कोई चीज़ मतलब कि बहुत ही जेंटल तरीके से की जाती है, सॉफ्ट तरीके से की जाती है, बहुत ही मृदु यानी कि माइल्ड तरीके से बोली जाती है, या फिर किसी इंसान का बिहेवियर ऐसा होता है, तो उसे हम जेंटलनेस, सॉफ्टनेस या फिर माइल्डनेस कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द एस्पिरिटी इन हिज वॉइस मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसकी आवाज़ में जो एस्पिरिटी यानी कि जो क्रूरता, जो कठोरता, जो रूखापन था, उसकी वजह से जो है वो मीटिंग के दौरान सारे लोग उसकी बातें सुन के जो है वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एस्पिरिटी यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टीड फास्ट। दोस्तों स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ या फिर अटल। यानी कि स्टीड फास्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपने डिसीजन, बिलीफ या फिर सपोर्ट पर हमेशा स्टेबल और स्ट्रांग रहे, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। इसमें कंसिस्टेंसी और लॉयल्टी का आइडिया होता है, कोई चेंज या फिर प्रेशर इसको इजीली इफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, हम कह सकते हैं कि द टीम वॉज स्टीड फास्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मतलब कि प्रॉब्लम्स के बावजूद टीम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और कंसिस्टेंट रही। यानी कि इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टीड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग रहना, लॉयल रहना, अपने स्टैंड पर कांस्टेंट खड़े रहना, चाहे हालात कैसे भी रहे, उसे ही हम कहेंगे स्टीड फास्ट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है लॉयल, फर्म या फिर अनवेवरिंग। दोस्तों लॉयल का मतलब होता है वफादार, जो रिश्तों में पक्का होता है उसे हम लॉयल कहते हैं। फर्म का मतलब होता है मजबूत या फिर अडीग, यानी कि फैसलों में पक्का होने वाला। अनवेवरिंग का मतलब होता है एकदम अटूट, यानी कि बिना शेक करे, यानी कि जो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, या फिर जो डिगमगाता नहीं है, तो उसे हम अनवेवरिंग कह सकते हैं। वहीं एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है अनस्टेबल, इरेजोल्यूट या फिर फिकल। दोस्तों अनस्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ स्थिर नहीं रह सकती, स्टेबल नहीं रह सकती, एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकती। इरेजोल्यूट का मतलब होता है जो मतलब कि जो चीज़ तय नहीं होती, यानी कि जो चीज़ मतलब कि एक जगह पर तय नहीं हो सकती, जो जिसे हम क्या कहेंगे कि जो इंसान कंफ्यूज रहता है, बार बार अपना फैसला बदलता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, तो ऐसी ही चीज़ों को हम जो है वो इरेजोल्यूट कहते हैं। फिकल का मतलब होता है जैसे कि दल बदलू कह सकते हैं हम, बार बार बदलने वाला, चेंज होने वाला, तो उसे हम फिकल कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी रिमेन्ड स्टीड फास्ट इन हर डिसीजन डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म। यानी कि इतनी सारी आलोचना होने के बाद उसे जो है वो हर तरफ से जो है वो मतलब कि उसकी निंदा की जा रही थी, उस पर टिप्पणियां की जा रही थी, तो फिर भी जो है वो मतलब कि अपने डिसीजन पर, अपने फैसले पर एकदम बिल्कुल अटल रही, कायम रही। उसने अपना डिसीजन जो है वो चेंज नहीं किया, क्योंकि वो कैसी है, तो स्टीड फास्ट है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टीड फास्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेडोलेंट। दोस्तों रेडोलेंट का मतलब होता है सुगंधित, यानी कि याद दिलाने वाला। बेसिकली रेडोलेंट का मतलब होता है किसी स्मेल, मेमोरी या फिर फीलिंग को स्ट्रांगली रिमाइंड कराना। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई चीज़, जैसे कि कोई स्मेल, कोई साउंड, कोई प्लेस आपको किसी और चीज़ की याद दिला दे या फिर उसका स्ट्रांग इंप्रेशन आप पर छोड़ दे, तो उसे हम जो है रेडोलेंट कहते हैं। यानी कि याद दिलाने वाला या फिर स्ट्रांगली रिमाइंड करने वाला, तो उसे हम रेडोलेंट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं द रूम वॉज रेडोलेंट ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि रूम में ऐसी खुशबू थी जैसे कि वो फ्लावर्स की याद दिला रही थी। या फिर हम कहेंगे द प्लेस इज रेडोलेंट ऑफ ओल्ड ट्रेडिशंस, मतलब कि जगह जो है वो पुरानी ट्रेडिशंस की स्ट्रांग फीलिंग देती है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेडोलेंट का मतलब होता है जो किसी स्मेल, मेमोरी या फिर फीलिंग की स्ट्रांग याद दिला दे, तो उसे हम कहेंगे रेडोलेंट। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की तरफ आए तो सिनोनिम में हमारे पास है फ्रेग्रेंट, अरोमैटिक या फिर रेमिनिसेंट। फ्रेग्रेंट या फिर अरोमैटिक का तो मतलब होता है कोई चीज़ सुगंधित होना, किसी सुगंध से किसी चीज़ की याद आ जाना। रेमिनिसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ याद दिलाने वाली होना। एंटनी में हमारे पास है ओडरलेस, फॉरगेटेबल या फिर अनसेंटेड। ओडरलेस जिसमें कोई सुगंध नहीं होती, फॉरगेटेबल जो आसानी से भूल जाने लायक है, जिसे हम याद नहीं रखते, आसानी से भूल जाते हैं। अनसेंटेड जिसमें फिर से कोई मतलब कि कोई खुशबू, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, तो उसे हम अनसेंटेड कहेंगे, जो हमें आसानी से याद नहीं आ पाता है।
अब अगर बात की जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गार्डन वॉज रेडोलेंट ऑफ फ्रेश रोजेस आफ्टर द रेन। मतलब कि गार्डन में जो है वो, मतलब कि बारिश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोजेस की, यानी कि गुलाब के फूलों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। यानी कि वो जो खुशबू है वो किस चीज़ की याद दिला रही थी, तो गुलाब के फूलों की याद दिला रही थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेडोलेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। अब दोस्तों अगर इसके बाद वाला हमारा वर्ड देखें तो वो है म्यूटेबिलिटी। दोस्तों म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है परिवर्तनशीलता या फिर बहलने की क्षमता। यानी कि म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है चेंज होने की एबिलिटी। यानी कि कोई चीज़ स्टेबल ना हो और टाइम, सिचुएशन या फिर कंडीशन के साथ बदल सकती हो, तो ऐसी चीज़ों को हम म्यूटेबिलिटी कहते हैं। यानी कि म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो बदलने की कैपेसिटी, उसे ही हम जो है वो म्यूटेबिलिटी कहेंगे। जैसे कि हम कहेंगे, हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है। द म्यूटेबिलिटी ऑफ वेदर इज कॉमन, मतलब कि वेदर कभी भी बदल सकता है, यानी कि मौसम का बदलाव जो है वो बहुत ही कॉमन होता है। ह्यूमन इमोशंस शो म्यूटेबिलिटी, मतलब कि इंसान के इमोशंस चेंज होते रहते हैं। यानी कि इंसान के इमोशन में हमें क्या देखने मिलता है, तो म्यूटेबिलिटी यानी कि परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का चेंज हो सकना या फिर फ्लेक्सिबल होना, कि वो कभी भी चेंज हो सके, तो उसे हम म्यूटेबिलिटी कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है चेंजेबिलिटी, वेरिएबिलिटी या फिर इंस्टेबिलिटी। चेंजेबिलिटी मतलब होता है जो चेंज हो सकती है आसानी से कभी भी। वेरिएबिलिटी मतलब कि जो कभी भी, मतलब कि अपने वेरिएशंस बदल सकती है, बहुत सारे जिसमें वेरिएशंस होते हैं, तो उसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। इंस्टेबिलिटी मतलब कि जो स्थिर नहीं है, एक जगह पर टिक नहीं सकती, हमेशा बदलती रहती है, तो वो इंस्टेबिलिटी होती है। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है स्टेबिलिटी, परमानेंस या फिर कॉन्स्टेंसी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है जो चीज़ टिकती है, जो चीज़ एक जगह पर रहती है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, जो चीज़ परमानेंट होती है, तो उसे हम स्टेबिलिटी कह सकते हैं, परमानेंस कह सकते हैं, कॉन्स्टेंसी भी कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द म्यूटेबिलिटी ऑफ फैशन ट्रेंड्स मेक्स द इंडस्ट्री हाईली डायनामिक। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरीके से फैशन ट्रेंड्स में बार बार चेंजेस होते रहते हैं, फैशन ट्रेंड्स में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो हाईली डायनामिक बन चुकी है। डायनामिक यानी कि बहुत ही लचीली, यानी कि बार बार बदलने वाली ऐसी बन चुकी है, जो स्टैटिक या फिर रुकी हुई नहीं है, यानी कि जिसमें बार बार चेंजेस होते हैं, तो ऐसी बन चुकी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि म्यूटेबिलिटी यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है पर्सपिकेशियस। दोस्तों पर्सपिकेशियस का मतलब होता है सूझबूझ वाला या फिर तीक्ष्ण बुद्धि वाला। यानी कि पर्सपिकेशियस का मतलब होता है बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट दिमाग वाला, जो चीज़ों को जल्दी से और क्लियरली मतलब कि कैच कर लेता है, समझ लेता है। ऐसा इंसान जो होता है वो हिडन मीनिंग या फिर सिचुएशन को इजीली ग्रास्प कर लेता है या फिर उन्हें जल्दी से समझ भी लेता है। यानी कि जो बहुत ही तेज और इंसाइटफुल सोच वाला होता है, उसे हम पर्सपिकेशियस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि पर्सपिकेशियस का मतलब होता है शार्प माइंडेड, इंसाइटफुल या फिर क्विकली समझने वाला, तो उसे हम कहेंगे पर्सपिकेशियस। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंसाइटफुल, परसेप्टिव या फिर अस्ट्यूट। दोस्तों इंसाइटफुल का मतलब होता है गहरी समझ वाला, सुलझा हुआ, जिसे हम कह सकते हैं। परसेप्टिव का मतलब होता है तेज नज़र, ऐसा इंसान जो लोगों के चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज या फिर आसपास के मौसम को फौरन नोटिस कर लेता है, जिसे आम लोग जो है वो हमेशा मिस कर देते हैं, जिसकी नज़र बहुत तेज होती है, तो उसे हम परसेप्टिव कहेंगे। अस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक या फिर फायदा उठाने वाला, तो उसे हम कहेंगे अस्ट्यूट, जिसे हम चतुर कहते हैं, शातिर दिमाग। ओके। एंटनी में हमारे पास है अनइंटेलिजेंट, इग्नोरेंट, ऑब्लिवियस। दोस्तों अनइंटेलिजेंट का मतलब है जो इंटेलिजेंट नहीं है, जिसके पास इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है, इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है। इग्नोरेंट का भी यही मतलब है जो हर चीज़ें मिस करता रहता है, इग्नोर करता रहता है, अवॉइड करता है, तो वो इग्नोरेंट होता है, जिसे कुछ खबर नहीं होती। ऑब्लिवियस का मतलब होता है जो सारी चीज़ों से अनजान होता है, बेसिकली कि दुनिया में चल क्या रहा है, तो उसे हम ऑब्लिवियस कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द पर्सपिकेशियस डिटेक्टिव सॉल्व द मिस्ट्री वेरी क्विकली। यानी कि एक जो मतलब कि बहुत ही बुद्धिमान या फिर सूझबूझ वाले डिटेक्टिव ने क्या किया कि जो मिस्ट्री है, वो जो रहस्य है, उसे बहुत ही आसानी से जो है वो जल्दी से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि पर्सपिकेशियस यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।